बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत काव्य खंड में चैप्टर नंबर 5, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई दो कविताएं हैं। पहली कविता है उत्साह और दूसरी अट नहीं रही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इन दोनों कविताओं का सारांश। तो यहाँ पर पहली कविता, जैसे कि आप जानते हैं, पहली कविता यहाँ पर उत्साह। तो आइए आप जो है उत्साह कविता का सारांश पहले जान लें। यह कविता निराला जी की सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। यह कविता बादल के रूप में आए दो अलग तरह के बदलावों को दर्शन चाहती है। यानी कि यह कविता बादल के रूप में आए दो अलग तरह के बदलावों का दर्शन चाहती है। आप यहाँ पर ध्यान दें, इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने के रूप में प्रतीत करने को कहा है। एक तरफ जहाँ दुखी एवं पीड़ितों की प्यास बुझाने को बादल आया है, जिससे वे ऐसे निराश लोगों को जिन्होंने कुछ करने की एवं पाने की उम्मीद को छोड़ दिया है, उन्हें वापस से प्रेरित करना चाहते हैं कि उनके दुख खत्म होने वाले हैं एवं खुशहाल जीवन आने वाला है। दूसरी शिक्षा देते हुए उन्होंने यह कहा है कि जिस तरह बादल नए अंकुरित लेके आता है, उसी तरह हमें भी जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए एवं उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। यह कविता सोती हुई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी गई है। तो बच्चों, ये था पहली कविता यानी कि उत्साह का सारांश। इसके बाद आइए देख लेते हैं दूसरी कविता अट नहीं रही है कविता का सारांश। ये हमारे पास दूसरी कविता अट नहीं रही है और हम बता रहे हैं आपको उसका सारांश। आप चाहें तो इसका सारांश जो है अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं कि इस कविता में मुख्य बात क्या बताई गई है। तो उत्साह की तरह इस कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। उन्होंने होली के समय जो महीना होता है उसे फागुन कहा जाता है और उस महीने में होने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय मन में होने वाले बदलाव को बड़े ही सुंदरता से दिखलाया है। पूरी प्रकृति खिल सी जाती है, हवाएं मस्ती में बहने लगती हैं, फूल खिल उठते हैं एवं गगन में उड़ते पक्षी मन को मोह लेने वाले लगते हैं। और इस तरह प्रकृति को मस्ती में देखकर मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है और फागुन के गीत होरी फाग इत्यादि गाने लगते हैं। और शायद बच्चों आप भी इसी तरह से जो है गाते होंगे। आइए जान लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो आपका उत्तर होगा, कवि ने बादल से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा है। कहा है ना कवि ने, बादल गरजो, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। और आपका दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप हरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। बादल का गरजना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। इसके बाद बच्चों आइए देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो आपका उत्तर होगा, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, बादल जल बरसाने वाला शक्ति स्वरूप है। दूसरा होगा बच्चों, बादल पीड़ित प्यासे जन और तप्त धरती को शीतलता प्रदान करता है। नंबर 3, बादल शोषितों के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद आइए चौथा प्रश्न यहाँ पर जान लेते हैं। चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे नाद सौंदर्य मौजूद है? छांटकर लिखें। तो आपका उत्तर होगा, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। और नंबर 2, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। और नंबर 3, विद्युत छवि उर में कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों
रचना और अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो आप ध्यान दें, आप उत्तर अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप नई कविता के रूप में इसे लिख सकते हैं। आपका उत्तर होना चाहिए, दूर आसमानों में बादलों की छवि देख जगी मेरे मन में भी आस, प्यास के मारों को मिली राहत की सांस, यानी कि प्यास के मारों को मिली राहत की सांस, तड़पती बिरहणी की प्रेमी से मिलन की वजह खास, धरती को भी मिली तृप्त की आस, मोर भी करने लगा प्रीतम को मिलने का प्रयास, किसान के आंखों में भी जगी एक चमक खास, देखो बादल लाया अपने साथ कितनी आस। और चाहें तो आप अपने हिसाब से बादलों की और जो है संबंधित ऐसी कोई कविता स्वयं से बनाकर भी लिख सकते हैं कुछ लाइनें। इसके बाद यहाँ पर जो है प्रश्न आपके लिए, छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो आपका उत्तर होगा, कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। जैसे कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ये पंक्तियाँ फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो आपका उत्तर क्या होगा, फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से प्रकट होता है, इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हैं, जो चाहकर भी वहाँ से नहीं हटती। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो आप क्या उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन का सौंदर्य असीम है, कवि ने उसे हर जगह छलकते हुए दिखाया है, जो घर घर में फैला हुआ है। यहाँ घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर संकेत है और मन में उठी खुशी की ओर भी। उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जो पक्षियों की उड़ान पर लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख न हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। फागुन में ऐसा क्यों। उसके बाद अगला प्रश्न है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो आपकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो आपका उत्तर होगा, फागुन में सर्वत्र मादकता सुंदरता छाई रहती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों फल फूलों से लद जाते हैं। वह हवा जो है सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, पांचवा प्रश्न क्या है आपके लिए, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। तो उत्तर होगा आपका, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। आप ध्यान दें, काव्य के दो पक्ष होते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय हैं। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गेयता, प्रवाहमयता, अलंकार योजना और संगीतात्मकता आदि भी विद्यमान हैं। निराला जी की भाषा एक ओर जहाँ संस्कृतनिष्ठ सामासिक और अलंकारिक है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग दर्शनीय है। अतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर, मादकता एवं मोहकता भरी है। भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रभावमयी है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति की। तो होली के आसपास
प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से भी इसे लिख सकते हैं, क्योंकि होली का माहौल आपने भी तो देखा है ना। लेकिन फिर भी हम आपको उत्तर बताते हैं कि होली का त्यौहार फागुन मास में आता है। इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती हैं। होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है। चारों ओर रंग ही रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती है। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष और रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। फूलों से युक्त वृक्ष चारों ओर मंद सुगंध बिखेर देते हैं। लोगों के मन उमंग और आनंद से भर जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर इसी प्रश्न के साथ आपके जो पाठ से संबंधित प्रश्न हैं समाप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको एक कविता का भावार्थ, सारांश और प्रश्नों के उत्तर समझ आए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।